हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 14 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज की जो हेडलाइन है वो ये है कि बिहार के अंदर अभी हाल ही में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दूसरी हेडलाइन ये है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्कूलों के आसपास जो भी हाई कैफीन ड्रिंक्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कभी भी आपसे पूछा जाए एलन ट्यूरिंग ये कौन है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। एक तो क्वेश्चन अलग बनता है, वो आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। लेकिन पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। अरस्तु जो है इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और धन्वंतरी जो है इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा के रूप में जाना जाता है। अब शुरुआत करेंगे करंट अफेयर की। हाल ही में भारत और जापान के बीच में मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिंपोजियम का 7वां संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये जो सिंपोजियम आयोजित किया गया, मतलब आप बोल सकते हो ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई, इसमें एक बड़ा डेलीगेशन जापान से भारत में आया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में भारत और जापान के बीच में मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर पैक्ट साइन किए जाएंगे। भारत और जापान एक दूसरे को मेडिकल रिसर्च में भी सहयोग करेंगे और इक्विपमेंट्स में भी सहयोग करेंगे आपस में लेन देन में, ताकि कोविड जैसी महामारी अगर आगे आने वाले समय में कभी आए तो भारत और जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश एक दूसरे के साथ खड़े हों। जापान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं फुमीदो किशिदा। क्या नाम है इनका? फुमीदो किशिदा। अभी हाल ही में एक नया सी पोर्ट न्यूज में चल रहा है। इस सी पोर्ट का नाम है विजिंजम सी पोर्ट। तो ये जो सी पोर्ट है ये केरल में बिल्कुल नए तौर पर बनाया गया है और इसको अडानी ग्रुप ने बनाया है। तो इसमें जो पहला शिप है, ये कौन सा शिप है जो कि यहाँ पर आया है? तो इस शिप का नाम है सैन फर्नांडो। क्या नाम है? सैन फर्नांडो। आप ध्यान रखिएगा, अब इसके बारे में जान लीजिए पूरे तरीके से। सी पोर्ट का मतलब बात हो रही है बंदरगाह की, जहां पर अब आने वाले समय में जो जहाज होंगे वो दूसरे देशों से सामान लेकर आएंगे और यहाँ से सामान लेकर जाएंगे। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत हैवी किया जाता है इन बंदरगाहों पर। इसको अडानी पोर्ट के द्वारा बनाया गया है और केरल के तिरुवनंतपुरम के पास ही इसको बनाया गया है। और ये जो पहला जो इसमें कैरियर आया है जिसका नाम है सैन फर्नांडो, ये अपने साथ 2000 कंटेनर लेकर आया हुआ है। और साथ में जो इस पोर्ट की खास बात है, इसका जो मिनिमम जो डेप्थ रखा गया है साइड में, ये 18 मीटर रखा गया है, लेकिन इसको एक्सपेंड करके 20 मीटर तक भी ले जाया जा सकता है। इनमें से ये कौन सी कंपनी है जिसको हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में कार्यरत हो पाएंगी? तो ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है इसकी स्थापना साल 1999 में करी गई थी। तब से लेकर अभी तक ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब इन्हें आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में भी कार्य कर पाएंगे। मतलब अभी तक ये बैंकों को सपोर्ट करते थे अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज से, जैसे कि कस्टमर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड कराना, लेकिन अब ये डायरेक्टली कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे कि कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर पाएं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर। मतलब आप ट्रेडिंग वगैरह भी अब इससे कर पाओगे। और जियो का जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई, और इसके सीईओ हैं हितेश कुमार सेठिया। क्या नाम है? हितेश कुमार सेठिया। ये कौन सा बैंक है जिसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने हाल ही में सेल के साथ एक पैक्ट साइन किया है। देखिए, जैसे होता क्या है कि आप एक बैंक में काम कर रहे हो, मान लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक के एक एम्प्लॉय हो, मान लेते हैं आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हो। तो अगर आप पीएनबी से लोन लेते हो तो बाहर अगर किसी कस्टमर को 8% पे होम लोन मिल रहा है तो आपको घटे दर पर ही मिलेगा। मान लीजिए आपको 6.5% पर या 7% पर ही मिलेगा। तो वही फायदा आप सेल के जो एम्प्लॉयज होंगे उनको मिलेगा पीएनबी की तरफ से। तो अगर सेल के एम्प्लॉयज जैसे कि कार लोन हो गया, गोल्ड लोन, होम लोन हो गया, इस तरीके के लोन्स लेना चाहते हैं तो अगर वो पीएनबी से लेते हैं तो पीएनबी उनको घटे दरों पर एक तरीके से कंसेशन के तौर पर लोन प्रोवाइड करेगी।
पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में करी गई थी। ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल। बाकी सेल की अगर बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1954 में करी गई थी। 2 साल पहले एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि सेल की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है और इसके चेयरपर्सन है अमरेंदु प्रकाश। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नया दिवस घोषित किया गया है। इस दिवस का नाम है संविधान हत्या दिवस। ये दिवस अब से हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाएगा? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसको पूरे तरीके से ऑफिशियली कोड कर दिया है और अब से हर साल पूरे भारत भर में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों है? तो मैं आपको याद दिला दूं, 1975 में प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तो उनके कार्यकाल में 25 जून के ही दिन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। मतलब आर्टिकल 352 को पूरे देश भर में अप्लाई किया गया था और उस टाइम पर बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां हुई थी पूरे देश भर के हर एक राज्य से और लोगों को जेल में डाला गया था। उस टाइम पर जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा छेड़ा था, जबकि इससे पहले जयप्रकाश नारायण हमेशा इंदिरा गांधी के सपोर्ट में रहते थे। बट ये जो इमरजेंसी है उसके पीछे एक और कहानी थी, वो मैं कभी और आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, वो आपके रायबरेली के चुनाव से रिलेटेड थी। तो फिलहाल ध्यान रखिए, यहाँ पर अमित शाह जो कि होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि अब से भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम उन सभी लोगों के अपार योगदान को याद दिला सके देशवासियों को, जिन्होंने 1975 के आपातकाल में अमानवीय दर्द झेला था। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसका कंपोजिट स्कोर कितना हो गया है। तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत का एसडीजी गोल जो है, यह बढ़कर वो पहुंच चुका है 71 पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ सस्टेनेबल गोल्स होते क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पहली बार एजेंडा है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया था। टोटल 17 तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है, हर एक देश को इन 17 गोल्स को फॉलो करना होता है एक बेहतर देश बनने के लिए। जैसे कि पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए देश में, गरीबी के ऊपर सबको लेकर आना है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलनी चाहिए। इसके अलावा हर एक व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए। तो ऐसे करके, और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और स्वच्छ हवा होना चाहिए, और थर्मल पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ऐसे करके टोटल 17 गोल्स होते हैं जिनको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। और इन पर जिस जिस तरीके से देश काम करता जाता है उसका स्कोर बढ़ता जाता है। आपको बता दूं 2018 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भारत का स्कोर था ये 57 था। 2021 में ये दर्ज किया गया था 66, और अब 2024 में दर्ज किया गया है 66 से बढ़कर 71। तो भारत लगातार एक बेहतर देश की ओर होने पर अग्रसर है। अब इसमें और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतर स्टेट कौन सा रहा? तो ये रहा उत्तराखंड, 79 स्कोर इसने किया है। और सबसे बुरी स्थिति कौन से राज्य की रही? ये है नागालैंड, इनका स्कोर था 63। सबसे बेहतर यूटी की अगर हम बात करें तो यूटी में चंडीगढ़ रहा नंबर 1 पे 77 स्कोर के साथ। और सबसे बुरी स्थिति जिसकी रही है वो है दादर एंड नगर हवेली 66 के साथ। बाकी पूरी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, इसलिए आप पीडीएफ एक बार जरूर डाउनलोड करके टेलीग्राम से उसे एक बार देख लीजिएगा। ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गुजरात के अंदर लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किया है? तो एक तो है एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी है इसमें गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। इन दोनों ने मिलकर यह पैक्ट साइन किया है, जिसका मेन उद्देश्य होगा कि गुजरात में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको और बढ़ाया जा सके। ध्यान रहे, गुजरात का जो कांदला बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल पोर्ट कर दिया गया था, वो पूरे भारत का सबसे बिजी पोर्ट है और सबसे ज्यादा आयात निर्यात वहीं से किया जाता है। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। अब गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और एनआईसीडीसी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और लॉजिस्टिक्स को और बढ़ाएंगे, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को फायदा मिलेगा। गुजरात में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा इनके
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने हाल ही में शशि कटारिया को नए सीएफओ के रूप में अपॉइंट किया है। इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल अब रिटायर हो गए हैं और शशि कटारिया 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। ध्यान रहे, एलआईसी के जो सीईओ हैं सिद्धार्थ मोहंती एक बार फिर से ये अगले कार्यकाल के लिए अपॉइंट कर दिए गए हैं। उसी तरीके से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ गोविंद सिंह, इनका भी एक बार फिर से अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको पिछले 2 दिन में करा चुका हूं। टाटा पावर के द्वारा ओडिशा के अंदर अपने नेटवर्क को बढ़ाने और अपग्रेड करने के लिए कितने का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? टाटा पावर ने फैसला लिया है कि ओडिशा के अंदर अपने ऑपरेशंस, अपने कारखानों को और एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए 4200 करोड़ का अगले निवेश में योगदान देंगे। और इससे उड़ीसा के अंदर टाटा पावर के थ्रू कई सारे और रोजगार के संसाधन भी उत्पन्न होंगे और उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही फायदा होगा। टाटा पावर की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा। क्या नाम है? प्रवीर सिन्हा। भारत का एक कौन सा राज्य है जो कि अभी हाल ही में जिन्होंने पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया है? तो ये राज्य है बिहार और बिहार में है नीतीश कुमार की सरकार। तो इन्होंने जिनको अपॉइंट किया है एसआई की पोस्ट पर, इनका नाम आप ध्यान रखिए, इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप। तो ये एसआई की पोस्ट पर डायरेक्ट अपॉइंट करी गई हैं और इससे पहले भी कई राज्य सरकारें इस तरीके के फैसले ले चुकी हैं ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए और उन्हें इक्वेलिटी का राइट देने के लिए। और अभी जून के महीने में, पिछले महीने, त्रिपुरा के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने जिले में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स स्थापित करें और उसके वेलफेयर के लिए कार्य करें। बिहार में इस टाइम पे गवर्नर कौन है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ, यह है राजेंद्र वी हर्लेकर। जरूर ध्यान रखिए, पिछली बार हर एक एसएससी के एग्जाम में लगातार गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स और नए अपॉइंटमेंट्स ये सब पूछे गए थे। और अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप मेरा जीएस-जीके का कंप्लीट फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन है एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यह ऐप आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच में मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है तो वो आप इस वीडियो के आखिरी में भी देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साथ में पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। इस रिकॉर्डेड बैच की खास बात यह है कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आप एक ही बार में सारी क्लासेस को कवर कर पाएंगे। हाल ही में नई दिल्ली में स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। अब से नई दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के नए कमांडेंट यही होंगे। इनको विशिष्ट सेवा मेडल से भी पहले सम्मानित किया जा चुका है और क्लिनिकल सर्विसेज में काफी सारे डिकेड्स तक अपना योगदान ये दे चुके हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक बार फिर से कौन बनाए गए हैं? ये हैं रजत शर्मा। और ये भी ध्यान रखिएगा गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़ को सक्सीड करके। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि इस राज्य के अंदर जितने भी बच्चों के स्कूल हैं उनके आसपास जो भी कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स बिक रहे हैं उनकी सेल को बैन कर दिया जाएगा? अब तो मैं आपको बता दूं, ये है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार और इन्होंने ये फैसला लिया है कि कोई भी स्कूल है जैसे, तो उसके 500 मीटर की रेडियस पर, मतलब आधा किलोमीटर की रेडियस पर कोई भी इस तरीके का हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक नहीं बिकना चाहिए। ये जो हाई कैफीन होता है ये आजकल ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी आ रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा एनर्जी ड्रिंक्स, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स आप लोग जानते हो जो कि मार्केट में बहुत ऊंचे दामों में बिकते हैं, 80 से 100 रुपए के बीच में, इवन 100 रुपए से ज्यादा के भी बिकते हैं छोटे छोटे कैन, जिनको एनर्जी ड्रिंक बोलकर बेचा जा रहा है। हालांकि इनमें होता क्या है, कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है और कैफीन एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्तेजित करता है, साथ में आपके ब्रेन को भी उत्तेजित करता है। उस टाइम पर आपको लगता है कि आप में बहुत एनर्जी है, आप अभी और थोड़ा स्पोर्ट खेल सकते हो, थोड़ा उछल कूद कर सकते हो, ज्यादा देर तक बोल सकते हो, आपको ऐसा लगता है। बट ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट जो आपका एक तरीके से स्टैमिना जनरेट होता है वो वर्कआउट से ही जनरेट होता है और आपके जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं से होता है, मतलब आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा।
तो ये एक तरीके से घातक है। और जो कैफीन की मात्रा है, जब आप ज्यादा लेते हैं तो आपको नींद भी नहीं आती है, जब नींद नहीं आती तो एंजाइटी होती है। यही कारण है कि आज पढ़ने वाले बच्चे जो कि एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा ले रहे हैं, उनमें एंजाइटी बहुत देखने को मिल रही है। तो ये काफी बेहतर स्टेप लिया गया है। और महाराष्ट्र में गवर्नर है रमेश बाइस। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इंदिरा सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तापी, नर्मदा, गोदावरी या फिर गंगा? जो मैंने आपको बैच बताया है उसके अलावा भी एक ऑप्शन है आपके पास, आप सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल इन सब के लिए 2 in 1 भी बैच अवेल कर सकते हैं, जिसमें जीएस, जीके और रीजनिंग दोनों आपको एक साथ ही मिल जाते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। और इस टाइम पे 50% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है मानसून सीजन में। ये ऑफर जल्दी नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, तो इस टाइम पर आप इसे अवेल कर सकते हैं। वैसे बेहतर ये है कि आप 2 in 1 बैच लें, इसमें कंप्लीट जीएस तो है ही है, साथ में रीजनिंग भी है। अदरवाइज आप केवल जीएस भी अवेल कर सकते हैं। जीएस में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है वो सारे टॉपिक यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दिए हुए हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।